अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज का मुद्दा बहुत ही व्यापक और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक विमर्श पर आधारित है। मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जाति समाज यानी दलित समाज क्या चाहता है और इस बार वो चुनाव में किसके साथ खड़ा है और उसकी राजनीतिक सोच क्या है। ये मसला बहुत ही गंभीर है और ये परिचर्चा बहुत ही सारगर्भित और बड़ी सार्थक होने जा रही है। तो इस परिचर्चा को आप बड़े गौर से सुनिएगा। बहन भाइयों, अब जब चुनाव को बहुत ही थोड़ा सा वक्त उत्तर प्रदेश में शेष हो, उस वक्त उत्तर प्रदेश में दलित समाज का वोट हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस वक्त गेम चेंजर है। जिसके साथ शेड्यूल्ड कास्ट समाज खड़ा है, सरकार उसी की बनती है। मैंने पिछली भी डिबेट्स में आपको बताया कि किस तरह से ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा परिदृश्य 90 के दशक के बाद से बदल दिया। मंडल कमीशन के बाद से शुरू हुई राजनीति उत्तर प्रदेश में हमेशा ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट के डोमिनेशन वाली रही है। आपने देखा होगा कि 1990 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में अधिकांश वक्त सत्ता का जो शीर्ष नेतृत्व रहा है वो या तो पिछड़ा समाज रहा है या फिर दलित समाज रहा है। अपवाद के तौर पर कुछ फॉरवर्ड क्लास को नेतृत्व भले मिला हो, लेकिन 90 के दशक से लेकर अब तक इनका कंट्रोल रहा है उत्तर प्रदेश में। हम आज बात करेंगे दलित समाज की। अनुसूचित जाति समाज के पास के मुद्दे क्या हैं, उसकी सोच क्या है, उसकी एस्पिरेशन क्या है, वो सरकारों से क्या चाहता है, राजनीतिक दलों से उसकी क्या आकांक्षाएं हैं और उसके मुद्दे क्या हैं, उसके मसाइल क्या हैं। मैं पहले की भी डिबेट में कह चुका हूं, फिर दोहराना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का जो दलित मतदाता है वो बाकी राज्य के दलित मतदाताओं के मुकाबले कहीं ज़्यादा जागृत, कहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा और पॉलिटिकली अवेयर है। उसको अपने हक और हुकूक पता है। उसका कारण है उत्तर प्रदेश में इस समाज ने 4 बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। उत्तर प्रदेश में मायावती की हुकूमत 4 बार रही है, लिहाजा 4 बार सत्ता में रहने का स्वाद ये समाज चख चुका है। इसको पता है कि जब इनके हाथ में सत्ता होती है तो उसके दरअसल सामाजिक मायने क्या होते हैं, सत्ता की ताकत क्या होती है, सत्ता की चाबी से क्या कुछ खुल सकता है। ये उत्तर प्रदेश के दलित समाज को पता है, जो बाकी राज्यों के दलित समाज को नहीं पता, बिकॉज ऑफ मायावती। 4 बार की सत्ता के कारण उत्तर प्रदेश का दलित समाज देश के अन्य राज्यों के दलित समाज के मुकाबले कहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा, राजनीतिक जागृत और सामाजिक तौर पर मजबूत स्थिति में है। 2017 में इस वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ गया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके बावजूद मायावती का वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा भी उनके साथ इंटैक्ट रहा है, लेकिन ये कम होता जा रहा है। आप याद करिए कि 2007 के चुनाव में जब मायावती बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई थी, तब उनको 30% वोट मिला था। आज बीएसपी का वोट शेयर 17, 18, 16% के इर्द गिर्द रहता है। उपचुनाव में तो स्थिति और खराब थी। तो आज का मसला यह है कि उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का मूड क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं क्या हैं, नौकरशाही में उनकी स्थिति क्या है और राजनीति में उनको अपना हिस्से में क्या चाहिए और उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन क्या है। और उससे भी बड़ी बात, कौन वो पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त जो दलित एस्पिरेशन को, दलितों की जन आकांक्षाओं को पूर्त कर पाए, उसके साथ खड़ी हो पाए और उनके मसलों और मसाइल को हल कर पाए। ये गंभीर प्रश्न है, क्योंकि बीएसपी जब राजनीति में के पिछले परिदृश्य की तरफ पीछे बैकड्रॉप में जा रही धीरे धीरे, तो इतना बड़ा समाज, इस समाज को लेकर चलने की स्थिति में आज कौन सा राजनीतिक दल है, ये गंभीर चिंता का विषय है। समाज भी इसके बारे में सोचे, बुद्धिजीवी भी इसके बारे में सोचें और इस पर एक ओपन फोरम पे डिस्कशन कि आखिर इस समाज का नेतृत्व अब आगे कैसे होगा, इस समाज के साथ की आकांक्षाओं की राजनीतिक पूर्ति कैसे होगी। और कांसी राम जी का वो सपना कि सत्ता की चाबी अगर हाथ में होगी तभी हालात बदलेंगे, तो ये स्थिति कैसे बेहतर होगी। दलितों में 3-4 बड़े वर्ग हैं। सबसे बड़ा वर्ग जाटव समाज का,
उसके बाद दूसरे बड़े वर्ग में जैसे सीतापुर, कौशाम्बी, हरदोई, रायबरेली, यहाँ पासी समाज बहुत बड़ी तादाद में। इसके अलावा सोनकर समाज है। सोनकर समाज के अतिरिक्त और भी कई समाज हैं उत्तर प्रदेश के भीतर जिनका अच्छा खासा प्रभाव है, जिसमें धोबी, कोरी, वाल्मीकि समाज भी सम्मिलित है। इनका भी बड़ा प्रभाव है उत्तर प्रदेश के भीतर। लेकिन सबसे बड़ा समाज जाटव समाज है। नॉर्मली ये माना जाता है करीब 56% जो दलित वोटर्स हैं उसमें 56% जाटव समाज है। ये इंटैक्ट है, ऐसा दावा है। लेकिन इस इंटैक्ट वोटों पर सेंध लगी। तो आज दलित समाज और दलित समाज के यूथ, विशेष तौर पर दलितों के जो यूथ का एक बड़ा वर्ग है जो राजनीतिक तौर पर अपनी हिस्सेदारी चाहता है, जो सामाजिक तौर पर अपनी हिस्सेदारी चाहता है, जो सरकारी नौकरियों में अपनी हिस्सेदारी चाहता है, जो समाज में अपनी हिस्सेदारी चाहता है, जो अपने प्रभाव की हिस्सेदारी चाहता है, क्या वर्तमान के जो राजनीतिक दल हैं क्या उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सक्षम हैं? दलितों को उनका वाजिब हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हम इस विषय पर आज खुलकर चर्चा करेंगे। सामान्य तौर पर इस तरह की चर्चाओं से लोग बचते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो और खुलकर चर्चा हो, ताकि हम एक बड़े समाज के भीतर क्या चल रहा है, उनकी अपनी क्या सोच है, देश, समाज, राष्ट्र से उनकी क्या अपेक्षा है, मीडिया से उनकी क्या अपेक्षा है, उनके क्या मुद्दे हैं और वो क्या सोचते हैं प्रदेश के मामलों पे, समाज के दूसरे मुद्दों पर और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी उस विषय पर क्या सोच है, और उनकी राष्ट्रीय चुनाव में और प्रदेश के चुनाव में क्या सहभागिता होगी और इस समाज का मूड क्या है। ये आज की हमारी डिबेट का अहम बिंदु है। मैं चाहता हूं कि कुछ बयान आप सुन लें, फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। ये अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप को रोकने का काम किसने किया था? 2016 में समाजवादी पार्टी ने कर दिया था। ये लगातार समाज को बांटने वाले लोग हैं, इनसे आप कोई विशेष उम्मीद मत करिए। सड़कों पे उतरने से काम नहीं चलेगा, सत्ता परिवर्तन करने से काम चलेगा। जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो संविधान बच जाएगा। तो आज की डिबेट में मेरे साथ डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल मौजूद हैं। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं मेरे साथ। डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी अनुसूचित जाति समाज के बड़े चिंतक हैं। प्रोफेसर कविराज जी मेरे साथ मौजूद हैं। धर्मवीर चौधरी जी बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस बड़े सामाजिक सरोकार के मसले की डिबेट में सम्मिलित होने के लिए। निर्मल साहब, मैं आपसे ही कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूँ। आज का मामला एक सामाजिक विमर्श का मामला है। हम यहाँ पर राजनीतिक तौर पर डिस्कशन करने के बजाय एक समाज की आकांक्षा क्या है, अनुसूचित जाति समाज क्या चाहता है, इनके यूथ की क्या एस्पिरेशन है, इनके क्या मसले और मसाइल हैं, और वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इनके मसलों को हल कर सकती है और भविष्य में इनके नेतृत्व को संभाले। भारतीय जनता पार्टी का इस बारे में क्या आकलन और विचार है? ब्रजेश जी, एक बड़े अच्छे विषय पर आपने ये डिबेट रखी है। इसके लिए भारत समाचार का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि दलित सवालों पे आप बहुधा इस प्रकार की डिबेट रखते हैं। देखिए, जो दलित समाज है, आप जानते हैं उनके सामने सबसे बड़ा जो एक चाहत है वह है सामाजिक सम्मान। दूसरा, उनकी एक लाइफ लाइन है और वह है रिजर्वेशन, सेवाओं में भागीदारी, और उससे भी जो बड़ा उनके लिए चाहत है वह है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान। जो राजनीतिक दल इन मानकों पर खरा उतरेगा, दलित उसके साथ रहते हैं। आपने देखा डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान के प्रति कौन सी पार्टी सजग रही? जो पार्टी सजग रही, दलितों ने उसका साथ दिया।
जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, विरोध किया, जिसने उन्हें भारत रत्न नहीं दिया 50 साल तक, दलितों ने उनका जो राजनीतिक भविष्य था उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। डॉक्टर साहब ये बताइए कि बीजेपी ने दलितों को क्या दिया? बीजेपी ने दलितों को, ब्रजेश जी ने जो दिया है, भारत की राजनीति में किसी भी पार्टी ने नहीं दिया। और एक सवाल और भी मैं करना चाहूंगा, नहीं, इस आज पर आप भी जवाब आप दीजिए, पूछिएगा आज सवाल हमसे। मत करिए, आज जवाब नहीं, इस दीजिए। पर भी आप हमसे पूछिएगा जी। कि समाजवादी पार्टी ने दलितों के लिए क्या किया। मैं तो उनसे पूछूंगा, आप बताइए जी। कि बीजेपी ने क्या किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को राजनीति में भागीदारी दी। आप पिछली सरकारों का देखिए, विधान परिषद में कोई दलित नहीं दिया इन लोगों ने। आज विधान परिषद में हमारे 3-4 सदस्य हैं अनुसूचित जातियों के। आपके राज्यसभा में देख लीजिए, राज्यसभा में हमारे बृजलाल जी गए हैं, दुष्यंत गौतम हैं, और भी कई साथी हैं, कांता करदम हैं। तो क्या कुछ लोगों को एमएलसी या राज्यसभा बना देना क्या उस समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति है? मैं बता रहा हूं, दलितों की एक और बड़ी आवश्यकता है, वह है आर्थिक सशक्तिकरण। सामाजिक सशक्तिकरण का दौर जो है, उसके बाद जो हम वो पहुंच गए हैं उस सामाजिक सशक्तिकरण के, उसके बाद आर्थिक सशक्तिकरण का दौर आता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो दलितों के लिए जो योजनाएं चलाई, खासकर से जो स्टैंड अप इंडिया योजना है, आपको मैं बताना चाहूँगा, इस समय 10,000 दलित उद्योगपति उत्तर प्रदेश में स्टैंड अप इंडिया योजना से चले हैं। अभी पिछले वर्षों में 1,33,000 अनुसूचित जातियों का, वो भी हाशिए के समाज को हमने रोजगार से जोड़ा है। इसके अतिरिक्त उनके शिक्षा के सवाल, और सबसे बड़ा जो सवाल है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया। पर आज आपने मायावती की बात वो सुनी, किसी उन्होंने ने कहा नहीं दिया। कि दिखावटी अपनापन है बीजेपी का, दिखावटी कर रहे हैं आप। नहीं, डिबेट कर लें मायावती जी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जो पंच तीर्थों पर जो स्मारक बनाया, आपको ब्रजेश जी मैं बताना चाहूंगा कि जब लंदन में धर्मवीर जी रुकिएगा, आऊंगा 10 किंग्स हेनरी रोड लंदन में जहां डॉक्टर अंबेडकर का आवास था, जब वो 40 करोड़ रुपए में पिछले वर्षों में नीलाम हो रहा था, कोई मायावती जी का बयान नहीं आया, किसी अखिलेश यादव का बयान नहीं आया, सोनिया गांधी नहीं बोली। अगर कोई बोले तो नरेंद्र मोदी जी बोले। 40 करोड़ में उसको क्रैक रहा है। आज वहां पे इंटरनेशनल स्तर का स्मारक बना है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का। तो हमने बाबा साहब डॉक्टर चैत्य भूमि में देख लीजिए, आप 26 अलीपुर रोड देख लीजिए। मैं धर्मवीर चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। भाई चौधरी जी, 2007 में 206 सीटें आई थी मायावती जी की, और मुझे याद है कि करीब 31% के आसपास का वोट शेयर था। आज आपका वोट शेयर हर चुनाव में लगातार कम हो रहा है। एक संदेश जा रहा है कि दलित समाज बीएसपी से थोड़ा छिटक रहा है, पहला प्रश्न। दूसरा, अगर ये दलित समाज आपसे छिटक रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने इस पर दावा किया है कि इस पर अब उनकी हिस्सेदारी है और वो उस समाज के साथ खड़े हैं। अभी आपने सुना भी निर्मल साहब की बात, इनका ही दावा है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अब आप बताइए कि बीएसपी की पकड़ इस समाज पर कमज़ोर क्यों हो रही है? और दूसरी बात, क्या बीजेपी उन आकांक्षाओं की पूर्ति कर रही है जो दलित समाज को चाहिए? ब्रजेश जी, जय भीम। मैं आज परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि वंदन करता हूं उनके परिनिर्वाण दिवस पर, और देश की असंख्य जनता को, आप समेत सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। मैं अभी बीजेपी के जो साथी हैं उनको सुन रहा था। ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये हजारों साल से जो प्रताड़ित है दलित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग, ये जो मनुवाद के रूप में जो ये थोपा हुआ बटा हुआ हिंदू है, इन लोगों को ये शर्म नहीं आती कि ये आज भी दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, ये आज भी मंदिरों में नहीं घुसने देते, ये आज भी उनको पुजारी बनाने के लिए तैयार नहीं है,
ये आज भी आधुनिक 21वीं सदी का भारत है, लेकिन अगर जहां पर सीवर में घुसना पड़ता है, ये वहां आज भी सैकड़ों दलित समाज के लोग मर जाते हैं। लेकिन इन गूंगी बहरी सरकारों को कोई शर्म नहीं है और इनके प्रवक्ताओं को कोई शर्म नहीं है। आज भी दलित समाज के लोग प्रताड़ित हैं। ब्रजेश जी और ये कितने बड़े हितैषी हैं बाबा साहब के। मैं आपको एक प्रकरण बताता हूं, मैं कांग्रेस को तो बाद में नंबर पर लूंगा, लेकिन मैं बीजेपी का प्रकरण बताता हूं। जब 1989 में 50 साल तक बाबा साहब को कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया, और 1989 में जब बीपी सिंह साहब की सरकार थी, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां उस सरकार को समर्थन दे रही थी। मान्यवर साहब काशीराम जी, बहन कुमारी मायावती जी और चौधरी देवीलाल जी के अथक प्रयासों से जब बाबा साहब को भारत रत्न की घोषणा हुई, तो ये मनुवादी लोग, ये कांग्रेस के सामंतवादी पूंजीवादी सोच के लोग, ये बिलबिला उठे कि बाबा साहब को भारत रत्न कैसे मिल गया। कांग्रेस कहती है हमने 50 साल से रोक लगा रखी है, और बीजेपी ने तुरंत, कांग्रेस ने तुरंत उस सरकार से समर्थन वापस ले लिया, और इन्होंने अपनी वो मानसिकता जाहिर कर दी कि हम बाबा साहब के इन समस्त दलित समाज के लोगों के घोर विरोधी हैं। तो ये जो बीजेपी के लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, इनको वोट तो चाहिए, पर आप एक कारण मुझे बताओ। लेकिन ये सच्चे हितैषी, देखिए एक सच्चाई है, उस सच्चाई को आप स्वीकारिए कि एक वक्त उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाने वाली बीएसपी 2007 में, आज स्थिति यह है कि आपके पास नाम मात्र के विधायक हैं। ये बीएसपी के पतन की तरफ बढ़ने का ही तो संकेत है। नहीं ब्रजेश जी, बहुजन समाज पार्टी एक बट वृक्ष है बाबा साहब के सपनों का। हम सत्ता परिवर्तन से पहले व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस व्यवस्था परिवर्तन में अगर सत्ता हमारे हाथ से जाती हो तो चली जाए, लेकिन हम ये व्यवस्था परिवर्तन तो तभी कर पाएंगे। कांशीराम जी कहते थे कि सत्ता से कर पाएंगे, अगर सत्ता चली गई तो फिर क्या करेंगे? शुरू की उसको हम कदापि नहीं छोड़ेंगे। सत्ता तो चली गई ना, दोबारा नहीं सत्ता। ब्रजेश जी, आज हमारे पास 10 सांसद हैं, 22% वोट हमारे पास में 2000 राजनीति में वोट शेयर नहीं गिना जाता धर्मवीर जी, हेड काउंट्स होते हैं, हेड काउंट्स होते हैं, और आपके पास हेड्स नहीं है, ये सच्चाई है। क्या दोबारा बताइए? राजनीति में हेड काउंट्स होते हैं, कितने प्रतिशत वोट मिला ये महत्वपूर्ण नहीं है। ब्रजेश जी, ये दो लोगों से पार्टी शुरू हुई थी, 2 मेंबर पार्लियामेंट थे इनके एक समय में। ये कांट की हांडी जो है ना, ये बार बार नहीं चढ़ती। आज कांग्रेस, तो आप मुझे बताइए ये बात, आप मुझे बताइए ये बात कि तकरीबन 23 से 25% का ये अनुसूचित जाति जनजाति समाज, अपमान किया था, इसका राजनीतिक नेतृत्व कर पाने में बीएसपी सक्षम है या नहीं? पूरी तरह सक्षम है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दलित सम्मान स्वाभिमान की प्रतीक हैं, वो अस्मिता की प्रतीक हैं। दलित समाज के लोग टस से मस नहीं हो सकते, और 2022 में ये चट्टान की तरह अडिग रह करके बहन कुमारी मायावती जी को दोबारा से सत्ता में लाने का काम करेंगे। और सर्व समाज के लोग, चाहे वो ब्राह्मण समाज है, ओबीसी समाज है, दलित समाज है। ऑलराइट, मैंने आपकी बात समझ ली। मैं इस डिबेट को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूं। मेरे साथ उमा शंकर पांडे जी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। मैंने देखा है कि पिछले दिनों कांग्रेस की राजनीति में एक परिवर्तन आया है। प्रियंका गांधी का फोकस या तो महिलाएं हैं, या तो फिर अनुसूचित जाति समाज है, या अनुसूचित जनजाति समाज है। उम्भा कांड जैसे हुआ था, हाथरस कांड हुआ था, आगरा का कांड हुआ था अरुण वाल्मीकि का। मैंने देखा कि प्रियंका गांधी का इस पर फोकस बहुत है। क्या आप दलित राजनीति में उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति में अपनी हिस्सेदारी की तलाश में हैं, या वाकई में आपकी राजनीतिक सोच इस समाज के लिए कुछ बेहतर करने की है? ब्रजेश जी, पहले तो मैं बाबा साहब के 66वें परिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और मुझे खुशी है कि हम एक ऐसे लोकतंत्र के हिस्सा हैं जहाँ पर समानता और सबको बराबर की भागीदारी के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक कानून बनाया, और 467 रियासतों को एक करके सरदार पटेल जी ने जो काम किया था उसको आगे बढ़ाने का काम, और हम वो चैनल हैं जो इस मसले पर डिबेट करते हैं। मैं आ रहा हूं उसी पर, बाबा साहब के संविधान ने किया था।
तमाम सारी बातें धर्मवीर जी ने कही शेयर मार्केट बढ़ाने के लिए, वो बढ़ने वाला नहीं है। मैं आता हूँ, मैं उस पर आता हूँ। देखिए, ये कह रहे हैं कि बाबा साहब का कांग्रेस ने अपमान किया। बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, वो मायावती जी ने नहीं बनाया था। उनको कानून मंत्री, विधि मंत्री बनाया कांग्रेस पार्टी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल में। वो बाबा साहब का अपमान था। अगर आप मानते हैं तो आप मानते रहिए, आप मानते रहिए इसको। दलितों के लिए जो आप कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए, वो पूरी तरीके बीच से में मत सुन बोलिए लीजिए। प्लीज। नो धर्मवीर जी, सुन नॉट लीजिए, अलाउड। चिल्लाइए मत। सिर्फ मैं उमा जानता शंकर, था उनकी आवाज बौखलाएंगे बंद आप। करिए। ये सिर्फ उमा ये शंकर 12 बोलिए। करोड़ के फूलों, 12 करोड़ के नोटों की माला नहीं चलेगी। आप बाबा अपनी बात साहब कहें। भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर उनकी विचारधारा को मारने के लिए, ये देखिए चिल्ला रहे हैं। आप बोलिए ना, मायावती उनकी जी आवाज ने नहीं जो जा रही। रुपयों की माला धर्मवीर पहनी जी, है ना, ऐसा शोभा नहीं वो देता। बाबा बीच में साहब मत बोलें। भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं कहा था मान्यवर। आप दलितों की बात करते हैं, आइए शास्त्रार्थ करिए। हमने दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था इसी संविधान में किया था, वो बाबा साहब के नेतृत्व में हुआ था। उसमें वो दलितों का अपमान नहीं था, वो दलितों को समाज में विकास के मार्ग पर आगे ले जाने का काम था। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो आज दलित और समाज के संघर्ष मुद्दे करो। क्या हैं? अगर इसको किसी दलित ने आगे समाज बढ़ाने का का इस काम वक्त किया का तो स्टेटस वो क्या है? कांग्रेस पार्टी ने किया। और वर्तमान सरकार का दलितों के प्रति व्यवहार को कांग्रेस किस प्रकार से देखती है? देखिए ब्रजेश जी, मैं तो अपनी पूरी कहानी कह नहीं पाया। मीरा कुमार जी से लेके बाबू जगजीवन राम जी से लेके पूरा अभी चन्नी तक, ये सब कांग्रेस पार्टी ने किया। उम्भा में लड़ने मायावती जी नहीं गई थी, डर के अपने बेडरूम में छिपी बैठी थी। वहां प्रियंका गांधी जी गई थी। जब हाथरस में वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जो हुआ था, वहां मायावती जी की हिम्मत नहीं थी जाने की। वहां प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी लड़ने गए थे। आजमगढ़, जो अखिलेश यादव जी का लोकसभा क्षेत्र है, जब वहां के दलित प्रधान की हत्या हुई तो वहां मायावती जी और अखिलेश यादव जी नहीं गए। वहां भी अजय कुमार लल्लू जी और नसीमुद्दीन रुकिए, आपस में झगड़ा नहीं। आप धर्मवीर जी, आप अपनी धर्मवीर जी गलत कर रहे हैं आप। पहले राउंड में इंटरेक्शन नहीं। प्राइवेट धर्मवीर जी, कंपनी चलाना बंद कर दे। ये जो प्राइवेट तो लिमिटेड आपके कंपनी पास क्या दलितों है? के नाम पर, वर्तमान बाबा समय साहब में के दलितों के विचारों के हालात ऊपर पर आपके बैठकर में वो दलितों के एक सेकंड सम्मान सवाल तो को ले लें। की ठेकेदारी आप- कर रही है। उसको आप एक बंद सवाल तो करवा लो, दीजिए। उमाशंकर जी। आपका शेयर मार्केट बढ़ने no, no, वाला है। not allowed, जब जब not हाथरस allowed, की not बेटी allowed, उसके परिवार के कांग्रेस लोग को कभी प्रताड़ित हो रहे दलित थे, समाज के मायावती कभी जी माफ निकली नहीं क्या? करेंगे। निकली क्या वो दलितों के प्रति मायावती जी का प्रेम था? अच्छा, आप मायावती को बसपा कोसने के और बजाय मैं सुनिए, हम लोग एक नीट सार्थक पर चर्चा कहाँ करें। थी मायावती जी जब नीट पर चर्चा हो रहा था? जब अरे आप CAA बताइए कि आप NRC पर दलितों के बात लिए हो क्या रही कर थी, रहे हैं? मायावती जी आप किसके घोषणा साथ करिए खड़ी थी? आज इस आप चैनल के बताइए ना, माध्यम से आप बताइए। कि हम जो है 24 All right, नहीं, आप लोग देखो झगड़े की तरफ बढ़ रहे हो, that is not good. प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। No, 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 no. बताइए, बताएंगे आप Thank you. दलितों के लिए Thank you, आवाज से thank you. लेके तमाम तरीके की मैं सुविधाएं प्रोफेसर किसने कविराज दी? जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद उमाशंकर जी, शुक्रिया आपका। प्रोफेसर कविराज जी इस देश के बहुत ही जाने माने अनुसूचित जाति जनजाति समाज के बहुत ही बड़े चिंतक हैं और इस समाज के बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च भी की है, काफ़ी पढ़ते भी हैं। और जब भी मैंने इस तरह की डिबेट्स आयोजित की तो प्रोफेसर कविराज जी उसका हिस्सा रहे और वो अपने बहुमूल्य विचार हम सबके समक्ष रखते हुए। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान समय में थैंक यू। अनुसूचित जाति समाज की धारणा क्या है जो राजनीति चल रही है? पिछले 5 वर्षों में क्या पाया, क्या खोया? समाज के भीतर क्या चल रहा है और समाज क्या सोच रहा है राजनीतिक तौर पे? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो इस निर्वाण दिवस पर हम बाबा को नमन करते हैं और आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरा बहुत दिन बाद हम मिले हैं आप लोगों से। जी, मैं पहले निर्मल जी की बात से शुरू करना चाह रहा था कि निर्मल जी कह रहे थे कि बाबा अम्बेडकर का सम्मान और उनके जो निवास स्थान था उसका स्मारक बनाना, आप उत्तर प्रदेश या भारत के दलितों को कहाँ पहुँचा रहे हैं? आप भारत में अम्बेडकर जी के विचारों का सम्मान करिए ना, कोई उनका अपमान नहीं करता है। तो ये वकालत मत करिए कि जो पार्टी बाबा साहब का सम्मान करेगी वह दलितों का सही में हितैषी है। मैं नहीं इस बात को मानता। आप बाबा साहब के उन विचारों का सम्मान करिए जिसके माध्यम से भारत में उन्होंने दलितों के उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया था। ये सरकार वो काम नहीं कर पा रही है। जो भी गवर्नमेंट अभी रही है और दलितों का जब सरकार रहा, जैसे हम 2007 से बात कर रहे हैं, 2007 से बात करिए
फिर अखिलेश गवर्नमेंट आई, फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई, कभी भी दलितों का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से काम नहीं कर पाया जो दलित समुदाय के वास्तविक हित के लिए लाभकर हो। जैसे हाथी का दांत है बीजेपी में दलितों का प्रतिनिधित्व। जितने भी दलित हैं, जितने भी ओबीसी लोग बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं बीजेपी में, वो कुछ नहीं करते हैं, वो सिवाय प्रतिनिधि के कुछ नहीं रहते हैं। वो सीट हैं, हेड हैं, न उनका कोई विचार है, न उनका समुदाय के प्रति कोई चिंतन है जो बीजेपी एक्सेप्ट करती है, और न ही उनको सक्रिय राजनीति में आगे आने का मौका देती है। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए लिए जाते हैं और इनका कोई ऐसा योगदान नहीं है बीजेपी के प्लेटफॉर्म से जो दलितों के हित के लिए वास्तविक रूप से काम करे। तो आप बोले प्रोफेसर साहब, गो अहेड प्लीज। तो दलितों का इंटरेस्ट, दलित जी जो दलितों का रिप्रेजेंटेशन है वही दलितों का हित कर सकता है, लेकिन दलितों का रिप्रेजेंटेशन इतना ज़्यादा नहीं है कि वह अपने बल पर गवर्नमेंट बनाए, अपनी सरकार बनाए और अपने मुद्दों को आगे बढ़ाएं। इसलिए मेरा एक विचार है ब्रजेश जी कि जो ओबीसी एससी वर्ग है एक्चुअली में ये शूद्र है, तो इन शूद्रों को इकट्ठा होना चाहिए, एक शूद्र वर्ग जैसी अवधारणा को डेवलप करना चाहिए। एससी ओबीसी को एक होना चाहिए और किसी बीजेपी किसी कांग्रेस जो इनके रिप्रेजेंटेशन में आगे नहीं बढ़ सकते उनको। सर मेरे दो सवाल हैं आपसे प्रोफेसर साहब। पहला ये कि ये समाज राजनीतिक तौर पर क्या सोच रहा है, और दूसरा क्या बहुजन समाज पार्टी इस समाज के यूथ की और इस समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर इस वक्त कर पा रही है? पहला तो हम आपके दूसरे सवाल से शुरू करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जब फुल मेजॉरिटी में गवर्नमेंट था 2007 से 2012 तक, उसमें दलितों का उतना हित नहीं हुआ जितना दलितों ने अपेक्षा किया था। तो दलित समुदाय के बहुत से हित वहाँ जो उम्मीद किए बैठे थे वो पूरा नहीं हो पाया, और 5 साल की मेजॉरिटी वाली सरकार में वो चीज़ नहीं मिल पाया। दूसरा ये कि दलितों को जब भी कह रहे थे, हमारे वक्ता कह रहे थे कि दलितों को क्या चाहिए, पहला तो इनको संवैधानिक प्रावधान जो है उनके उत्थान के लिए उसको समुचित ढंग से लागू करने की व्यवस्था करिए, उनके सम्मान को देखिए, उनके आर्थिक व्यवस्था को देखिए, उनकी रोजी रोजगार की व्यवस्था जो है आप दिन प्रतिदिन डैमेज होता जा रहा है। एक डेटा आया है जिसमें देखेंगे 80% जो गरीब है वह ओबीसी एससी से है। तो इस सरकार में जो भी 7 साल 5 साल बीजेपी की सरकार चली है, इसमें इन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो फिर सबसे पहले तो इनको जो बेसिक नीड्स है उसकी आवश्यकता है। कोई भी सरकार इसको पूरा करे, लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो इनको किसी बीजेपी और कांग्रेस जैसे रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि इनको एक होकर के अपना यूनिटी बनाइए। दलित और ओबीसी इस वक्त ये समाज क्या सोच रहा है? दलित समाज का यूथ क्या, उसकी राजनीतिक सोच क्या है? यूथ तो हर वर्ग का वंचित है इस समय, वो तो परेशान है। जिस तरह से शिक्षित वर्ग दलित वर्ग से दलित युवा है, उसी तरह से बहुत से युवा जो है शिक्षित बेरोजगार हो गए हैं। तो पहले तो उनको रोजगार चाहिए। और एक तो ये जान लीजिए कि जो भी आप समाजवादी पार्टी का विरोध करिए, चाहे किसी पार्टी का विरोध करिए, लेकिन वर्तमान की गवर्नमेंट दलितों के निशाने पर है। यह बीजेपी की गवर्नमेंट दलितों के फेवर में नहीं है, दलित ऐसा जानता है। और हो सकता है कि वह दलित जो समाजवादी पार्टी के नाम से चिढ़ता हो, मे भी ऑप्शन न रहने के चक्कर में मायावती के वोट न देने के फेवर में जाकर के अखिलेश यादव को वोट कर दे। तो ऐसी संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं कि मैं डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी को आमंत्रित करता हूं। साहित्यकार हैं और अनुसूचित समाज के बड़े चिंतक हैं और बड़े ही साहित्यकार व्यक्ति हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, इस डिबेट में आपने आने का अपनी सहमति प्रदान की। मेरा आपसे वही प्रश्न है जो मैंने प्रोफेसर साहब से किया कि इस वक्त दलित समाज की क्या एस्पिरेशन है, वो क्या चाहता है, राजनीतिक रूप से वो कहाँ खड़ा है और उसके मन में क्या विचार है। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बाबा साहब को सादर नमन करता हूं और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक अच्छी चर्चा आयोजित करने की कोशिश की है। देखिए, बात यह है कि दलित क्या चाहता है। दलित चाहता है कि संविधान के अनुसार हमें जो अधिकार हैं वो मिलें। संविधान
संविधान की संरक्षा चाहता है दलित बहुजन ये चाहता है कि संविधान बचा रहेगा। संविधान रक्षा कवच है, संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारा सब कुछ है, लेकिन संविधान को ही कमजोर किया जा रहा है। दलितों की पहली आकांक्षा है, खासकर पढ़े लिखे दलितों की आकांक्षा है, जो कि इतना जानते हैं अपने अधिकारों के प्रति। संविधान लगातार कमजोर हो रहा है, हम देख रहे हैं संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं, और इस समय संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से काम कर रही हैं, हमको लग ही नहीं रहा है कि संविधान के अनुसार जो संवैधानिक निकाय हैं वो काम कर रहे हैं। जब संविधान के हम चाहते हैं कि संविधान की सुरक्षा की गारंटी हो, संविधान में जो हमारे लिए अधिकार दिए गए, हम संविधान से ऊपर कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमारी जो सीट है हमको दिए जाए, हमको जो नौकरी के वो हमको दिए जाए, रोजी रोटी रोजगार का हमारे आपका मसला ये है कि सत्ता में हिस्सेदारी दी जाए? हाँ जी, तो संविधान यदि बचा रहेगा तो लोकतंत्र भी बचा रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि सारे लोग सब महसूस कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। क्यों खतरे में है? कि जाकर के स्वाभाविक रूप में संविधान खतरे में है। हम देखते हैं कि पिछले वर्ष देखा होगा आपने, सुप्रीम कोर्ट के तमाम हमारे माननीय न्यायाधीश बाहर आए थे निकल करके, उन्होंने कहा था कि संविधान, हमारी ड्यूटी संविधान की रक्षा करना है, जो नहीं हो पा रही है। अभी पिछले 5 सालों में जो शेड्यूल्ड कास्ट एस्पिरेशन है, आकांक्षा है जी, वो क्या है और आपके मुद्दे क्या हैं? नहीं देखिए हम ये कह रहे हैं कि हमारा अलग से कोई उद्देश्य नहीं है। हमें जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, दलित होने के नाते हमको जो है आरक्षित श्रेणी के होने के नाते हमको जो अधिकार प्राप्त है वो मिले। यदि वो नहीं मिल पा रहे हैं, हमारी सुरक्षा उन आकांक्षाओं की पूर्ति कर पा रही है अथवा नहीं? नहीं हो पा रही है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी उसमें भी आपने देखा कि माने पार्लियामेंट में बिल फाड़ा गया, हमारे ही लोगों के द्वारा बिल को फाड़ दिया गया। और अब पहले कहा जाता था कि पत्थरों की सरकार है। बहन जी की सरकार में जब स्मारक बाबा साहब का बनाया गया तो कहा पत्थरों की सरकार है। माने हमारे बाबा साहब के सम्मान में कोई स्मारक बनता है तो पत्थर है, और इनके लिए रामशिला हो जाता है। इनका पत्थर नहीं है, शिला हो जाता है, रामशिला हो जाता है। तो अच्छा देखिए, अब स्मारक बना रहे हैं, माने हम चाहते हैं कि माने बाबा साहब का सम्मान हो। अभी देखा कि राष्ट्रपति जी यहाँ आए थे और एक शिलान्यास किया गया है अम्बेडकर स्मारक बनाने का। जो स्मारकों की पहले निंदा कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे, अब वो कहते हैं कि स्मारक हम बना के देंगे। मतलब अपने अपने हिस्से के अम्बेडकर किए जा रहे हैं, अपने तरह से संविधान की व्याख्या की जा रही है। आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इतने बड़े समाज को की आकांक्षाओं की पूर्ति राजनीतिक और सामाजिक तौर पर इस वक्त कर पा रही है, और भविष्य कैसा रहेगा? देखिए असल में यह है कि जब बीएसपी सरकार में थी तो स्वाभाविक रूप में जितनी जनाकांक्षाएं थी दलितों की, या जितनी थी, तो मैंने ये तो मान ही सकते हैं कि 60% तो पूरा किया ही था। लेकिन जैसा हमारे साथी प्रोफेसर कविराज जी ने कहा, ये पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की आई है, लेकिन जो आकांक्षा हम लोगों ने पाल रखी थी कि कुछ परिवर्तन होगा, कुछ होगा, एकात्मकता की बात करते हैं, ये अंत्योदय की बात करते हैं, तो कुछ दिखाई देगा। अभी राजनीतिक तौर पर ये समाज के दिमाग में क्या चल रहा है जी? राजनीतिक तौर पर इस समाज के मन में क्या चल रहा है? ये चल रहा है कि संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, जिस तरह से हमको दलितों का अविश्वास, दलितों का जो विश्वास खो रहा है, माने दलितों को भरोसा नहीं हो रहा है। आप कुछ भी कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है विश्वास प्राप्त करना। ये आपका मत है या ये समाज की सोच है? नहीं बता, हम लोग सब एक फार्म पर बैठते हैं, कई जगह चर्चा करते हैं। अधिकांश लोगों का यही मत है कि संविधान का लगातार उल्लंघन हो रहा है, असहिष्णुता बढ़ रही है, भाईचारा नष्ट हो रहा है, एक दूसरे के प्रति लगातार अविश्वास बढ़ रहा है। 75वीं वर्षगांठ हम आज़ादी की मना रहे हैं, लेकिन हम ऐसे भारत की नफरत फैल रही है देश के अंदर, हम विश्वास नहीं करते, एक दूसरे के प्रति अविश्वास प्रकट हो रहा है। वीरेंद्र जी आ गए हैं डिबेट में, मैं उनको इनवाइट करता हूं। वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे बताइए, आप तो बहुत उत्तर प्रदेश में घूमते हैं, सब जगह जाते भी हैं और लोगों से बात भी करते हैं, कवरेज भी करते हैं, तो आपका क्या मत है कि इस बार अनुसूचित जाति जनजाति समाज के मन में क्या चल रहा है, उसकी आकांक्षाएं क्या हैं, राजनीतिक तौर पर उनकी क्या हिस्सेदारी है, और 2022 के चुनाव में उसकी क्या राजनीतिक सोच होगी? देखिए, दलित वोट बैंक तो बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको पाने के लिए कांग्रेस ने भी काफ़ी जतन किया, 50-60 साल उसने राज किया। अब बीजेपी उसको पाने के लिए लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में मायावती के आने से और पार्टियां दलितों को वोट नहीं पाती थी, लेकिन जो ये 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ
इसमें जहां जहां मायावती की पार्टी नहीं लड़ी, अखिलेश यादव से उनका गठबंधन था लोकसभा में, तो वहां 38-39 सीटों पर दलित ने फ्री होकर वोट दिया और उससे बीजेपी बड़ी उत्साहित कि ये कुछ वोट हमने खींच लिया, अब जो आ गया है इसको जाने ना दो। तो बीजेपी फिर इसी चक्कर में लगी है कि दलित वोट जो आसानी से हमने अपने पाले में किया है उसको रोको और उसको बढ़ाओ। वो यही बात कहते हैं, अभी निर्मल जी भी कह रहे थे हमने राजनीतिक भागीदारियां काफ़ी बढ़ाई है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने दलित वोट फायदा उठाया और मायावती इसी वजह से कमजोर होती गई। अगर उत्तर प्रदेश में बीएसपी यह कहती है कि 20% दलित है, तो विधानसभा की सीट 19 कैसे आ रही है? ये भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। अच्छा भाई, बीजेपी ने SC एक्ट, SC/ST एक्ट बहाल किया हुआ जी, लोग चुनाव से पहले बहुत बड़ा रिस्क लिया और उसके नाते लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव भी हार गई। लेकिन जो लोग आज ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में दलितों को सम्मान नहीं मिल पा रहा या आरक्षण खतरे में या संविधान खतरे में, उनके लोग शौचालय का पैसा तो ले रहे हैं ना, और मुफ्त राशन भी ले रहे हैं और PM आवास भी ले रहे हैं, तो क्या क्या रहा है मुफ्त में मिले, मुफ्त रहम बेदर्दी से ले लो, और अगर कहीं बार विचारों किया है तो बताओ साहब ये गंदे हैं। जी आवाज अगर बीजेपी कुछ सामान दे रही है जी, तो फिर वो उसके बदले वोट लेगी, और 2000 रुपया तो जो है हर तिमाही आ ही रहा है। अच्छा आप ये बताइए कि जब चुनाव में करीब आता है, तो जब चुनाव करीब आएगा जी, तो आप पहुंच लेंगे, पैसा लेंगे और मीट मुर्गा लेंगे, तो और इल्जाम लगाएंगे कि साहब नहीं वोट तो जो है एक समाज को मिलना चाहिए, समाज का नुकसान हो रहा है। तो आप ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी जो 30% वोट शेयर तक, 31% वोट शेयर तक पहुंच गई थी 2007 में सत्ता में आए, आज इस स्थिति में क्यों है? और दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये पूरी कम्युनिटी को साथ लेकर बीएसपी आगे बढ़ पाएगी? देखिए, कांसी राम ने जो पार्टी शुरू की थी, उनके जाने के बाद मायावती ने संभाली, मायावती सत्ता में रही, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, 4 बार मुख्यमंत्री बनी। लेकिन उस समय जब ये स्मारक बन रहे थे तो मायावती के ऊपर विपक्षी दलों ने बड़े आरोप लगाए जनता के धन की बर्बादी के। उसके अलावा मायावती की सरकार में कई सारे मंत्रियों को जेल चले गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और बीजेपी मायावती को दौलत की बेटी कहती थी। मायावती की सरकार में जनता से जो उनका कनेक्शन टूटा कुछ अफसरों की वजह से, उसका खामियाजा वो आज तक भोग रही हैं। आप ये देखिए कि अगर मायावती 19 विधानसभा सीट पर पहुंच गई हैं, अगर लोकसभा में गठबंधन सपा और बसपा करना हुआ होता तो उससे पहले 2014 में मायावती के पास 0 लोकसभा की सीटें थी। 2019 में वो 10 सीटें जीतने में कामयाब रहीं। विधानसभा की सीट उनके पास बची। ये अंतिम अवसर आप देख लीजिए मायावती के लिए दलित वोट बैंक को रोकने का है। अगर बीजेपी इस बार सेंध लगाने में कामयाब हो गई, मायावती के लिए आने वाले वक्त में ज्यादा कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति में बचेगा नहीं, क्योंकि उनके मूल पर बीजेपी की नजर है और वो लगातार उस पर चोट कर रही है। जी वीरेंद्र जी, लोग कहते थे कि भाई वो आरक्षण खत्म कर दो, कुछ लोग आरक्षण पर इसलिए कायम है क्योंकि फायदा ले चुके हैं, जो मजबूत हो चुके हैं, वो अपने बाल बच्चों को और मजबूत करना चाहते हैं। जी, गरीब को आरक्षण का फायदा कितना मिल रहा है? जो नौकरी पेशा में IAS IPS बन गए, उनके बच्चे इसका भरपूर फायदा ले रहे हैं। इस पर भी सरकार को कुछ सोचना होगा कि जो जिन घरों में अंधेरा है, दिया जल रहा है, जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो गारा माटी ईंट ढोते हैं, वो उनके जीवन में कैसे रोशनी लाई। जी भाई
दलितों के साथ इसमें कितना भेदभाव हुआ, छुआछूत रहा। पानी जिस कुएं से लोग भरते थे वहां पानी नहीं लिया जाता था। लेकिन नौकरियां जब इस देश पैदाइश ज्यादा है जी तो दलित का उत्थान कैसे हो? उसको जागरूक करिए, उसको पढ़ाइए, वो समझदार बने, अपने पैरों पर खड़ा हो, यही सब तो उसके लिए रास्ता था। लेकिन जिस देश में खाली अंबेडकर के नाम पर वोट का इस्तेमाल किया जाता हो, आप उसकी विचित्रता सोचिए। भगत सिंह ने एक बार लिखा था, उनकी जेल डायरी से एक प्रसंग है कि कोई आदमी इतना अधिक धनी नहीं होना चाहिए कि वो दूसरों को खरीदने लगे, और ना ही कोई आदमी इतना अधिक गरीब होना चाहिए कि वह अपने आप को बेचने पर मजबूर हो जाए। जी हम भारी असमानताओं के बीच जी रहे हैं, इसलिए निरंकुशता है। देश की आज़ादी के लिए जो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्होंने इसलिए नहीं दिया था कि इस देश में इतनी असमानता रहे कि एक तरफ लोग भूखों मरे और एक तरफ लोग नोटों की गड्डियां उड़ाएं। बात बस इतनी सी है। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड फांसी करें। का फंदा चूमने वाले लोगों ने कहा जी कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, और मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। बहुत सारे लोग अंग्रेजों के जुल्म से देश को आज़ादी दिलाने के लिए अंधेरी काल कोठरियों में मर गए। तो ये बात आज आरक्षण की है। लोग महापुरुषों के नाम पर बड़े बड़े बातें करते हैं, रास्तों का नाम लिख देते हैं, नाम बदल देते हैं, लेकिन उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलने को तैयार नहीं है, सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए। जी कहते हैं कि पढ़िए गीता बनिए सीता, और फिर इन सब में लगा पलीता। तो ये तो सब अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते रहेंगे। बहरहाल एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगा, उसके बाद समाप्त कर दूंगा कि राम ने सबरी के जूठे बेर खा लिए, और हम प्यासे को पानी भी इस देश में जात पूछकर पिलाते हैं। हम तो वो हैं जो महिलाओं को मंदिरों से दूर भगाते हैं और फिर भी दिखावे में मंदिर बनाकर उन्हीं की पूजा करते हैं। जी हम हैं जो गाय को तो माता बताते हैं और की किस्मत रोटी जो है वो कुत्तों को खिलाते हैं, इंसान को नहीं पेट भर पा रहे हैं। जी बस यही सच्चाई है दिल तो। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, हमने कू ऐप पर इस पूरे डिबेट को लेकर कुछ सवाल किए थे कि हर पार्टी अम्बेडकर जी को याद कर रही है, ऐसे में यूपी का दलित समाज किसके साथ होगा। प्रणव यादव लिखते हैं कि सिर्फ अम्बेडकर को याद करने से दलित किसी पार्टी को वोट नहीं देगा। मैं भी सहमत हूँ इनसे। राहुल सोनी लिखते हैं कि अम्बेडकर को हर पार्टी याद कर रही है, लेकिन दलित जानते हैं कि उनका सच्चा हितैषी कौन है। इस तरह के भी सवाल कुछ आ रहे हैं कि महापुरुष और भगवान तो सबको याद आते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तब, लेकिन जनता की जो समस्याएं हैं वो कब दिखेंगी। ये सवाल मैं देता हूँ। मेरे साथ डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल है जनता की तरफ से। प्रदीप सिंह हैं, ये पूछते हैं कि जब जब चुनाव आते हैं तब महापुरुष और भगवान याद आते हैं, लेकिन जब चुनाव बीत जाते हैं तो इन समस्याओं को कोई ध्यान नहीं देता, और आज भी जनता उन्हीं परेशानियों के बीच रहती है। तो चुनाव के वक्त तो आप अम्बेडकर बाबा साहब करेंगे, लेकिन चुनाव के फौरन बाद भूल जाएंगे और जन समस्याओं को तिलांजलि। ब्रजेश जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो सम्मान देने का प्रकरण है जी, वह आज का नहीं है। हमारी पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 2015 से ही लगातार जो भी उनके जन्मस्थान थे, जो हमारी दीक्षा भूमि है जहां उनका निधन हुआ था, जो चैत्य भूमि है, उसका हमने सौंदर्यीकरण किया और वहाँ पर बड़े स्मारक बनाए। कि जो दो दलित चिंतकों ने ये भी पक्ष रखा, मुझे लगता है आपको उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गंभीर प्रश्न खड़े किए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक प्रश्न है संविधान खतरे में। यह एक बौद्धिक जुगाली है। आप जाकर के ग्रामीण क्षेत्र में दलितों से पूछिए या सामान्य दलित से पूछिए, क्या संविधान खतरे में है? आपको जवाब मिलेगा नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने उन दलितों की मदद की है जिनके बारे में वीरेंद्र जी अभी चर्चा कर रहे थे।
एक हाथ से मैला उठाने का एक प्रथा थी यहाँ पर इस देश में। कभी कोई चिंतन हुआ उनके लिए? किसी सरकार ने चिंतन किया? कांग्रेस आज अरे एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। नो नो, मैं दूंगा टाइम, अपने समय पूरी बोलिएगा। बात करने दीजिए। आप सिर्फ आप अपने बारे में बोलिए। बोलेंगे कैसे? नहीं नहीं, उमाशंकर जी प्लीज, ये डिबेट को हम नहीं, नहीं, सिस्टमेटिक मैं- तरीके से मैं बढ़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने नो, नो, इसके लिए नो। कानून बनाया था। आप एक काम करो, मैं आपको टाइम दूंगा अपने पक्ष रखना, देखिए, डिबेट को बढ़ाते हैं। ऐसा है, लेकिन जो- डॉक्टर साहब मैं एक चीज आपको बताना चाहता पहली हूँ कि बात आज भी तो- जो सीवर कर्मचारी हैं 97% वो शेड्यूल्ड कास्ट समाज से। गो एड, बोलिए। ब्रजेश जी, ये जो स्वच्छ भारत मिशन है और जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाल्मीकि मंदिर से की थी दिल्ली में, आज उस योजना का परिणाम है घर घर शौचालय। जो हाथ से मैला उठाने की प्रथा शुरू हुई थी जी 500 सालों पहले, आज उस पर पूर्ण विराम लग गया है। वो कांग्रेस की देन है, कानून एक सेकंड रुक जाओ ना उमाशंकर जी, ये तरीका ठीक नहीं। मैं दूंगा समय, अपनी बात मैं उन दलितों की कंप्लीट बात कर कर रहा लेंगे। हूं। आज आप जाकर के देखिए, पर ये जो दो चिंतकों ने प्रश्न उठाए हैं, आप इनका प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए जी। ये जो कह रहे हैं ना कि कुछ नहीं किया, आप जाकर के देखिए, आज दलित बस्तियों में जाइए, आज तक उनके कच्चे मकान थे, उनके घरों में शौचालय नहीं था, उनके घर में ईंधन नहीं था। आज देखिए मुसहरों के यहाँ जाके देखिए, थारू समाज के यहाँ देखिए, कोल समाज के यहाँ चौधरी जी, आप पे ही आ रहा हूं, रुक जाओ। 100% पक्के मकान, उनके चेहरों की हंसी देखिए। ये परिवर्तन आया है ब्रजेश जी। ये बौद्धिक अयाशी करने से काम नहीं चलने वाला है। ये थोड़ा कड़ा शब्द आपने इस्तेमाल कर लिया, बौद्धिक अय्याशी थोड़ा सा ये कड़ा शब्द है। जो लोग जुगलबंदी, संविधान खतरे में जुगाली है, तक तो ठीक था। संविधान खतरे ओके, मैं में धर्मवीर है, चौधरी जी को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। विरोधी वक्तव्य है, संविधान कहीं नहीं खतरे में है। थैंक यू धर्मवीर चौधरी जी। क्या बहुजन समाज पार्टी के कंधे और पैर इतने मजबूत हैं कि वो इतने बड़े समाज की आकांक्षाओं को लेकर आगे बढ़ सके, या फिर आपके कंधे झुक गए हैं? ब्रजेश जी, हम वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी देश की जो 530 लोकसभा लड़ाती है और देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। आदरणीय बहन जी 4-4 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और शासन कैसा रहा है, फोर्ब्स मैगजीन ने आयरन लेडी के खिताब से नवाजा। आज जो सम्मान स्वाभिमान के, दलित सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक स्मारक आप देख रहे हैं, ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की प्रबल सोच का नतीजा है। लेकिन मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कांग्रेस और बीजेपी के लिए कि 70 सालों में आज 71% दलितों के पास में इस देश में 1 इंच भी जमीन नहीं है और ये दिए जलाते हैं घाटों पर। बहुजन समाज पार्टी दिए जलाती है 2 कमरे के मकान देकर के फ्री में गरीबों को, दलितों को, सर्व समाज के लोगों को। तो इनकी सोच में और बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सोच में कितना बड़ा अंतर है। ये दलितों के पैर धोते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन जब राम मंदिर के निर्माण की शिला रखने का समय आता है तब वहां एक भी दलित को ये नहीं बुलाते हैं। आज विश्वविद्यालयों में हमारा प्रतिनिधित्व कितना कम है, आज जुडिशरी में दलित समाज के लोग कितना कम है 70 साल के बाद भी। को सोचना होगा आपके बीच में नहीं। और आज इस दलित समाज के लोग, बाबा साहब कह गए थे, मान्यवर साहब कह गए थे कि इसका उद्धार, इस संविधान को बचाना है तो सत्ता की चाबी, तो वही तो मैं कह रहा था, तब आप मेरे से कहां सहमत थे? ओके उमाशंकर, गो अहेड प्लीज। क्या तकलीफ है भाई, आप किस बात पे उखड़ रहे थे? 2022 में ये सत्ता की चाबी दलितों के पास। थैंक यू, शुक्रिया धर्मवीर जी, ब्रजेश जी, थैंक निश्चित यू। रहेगी। उमाशंकर जी, गो अहेड। ब्रजेश जी देखिए, लालजी निर्मल जी को पता नहीं क्या मिला है तो सत्ता के बड़े गुणगान कर रहे हैं। संक्षेप में लेकिन जिस बाबा साहब के नाम पर लालजी प्रसाद जी यहाँ बोल रहे हैं, जीवन भर बाबा जी ने उस आरएसएस और उसके हिंदुत्व की विचारधारा का उन्होंने विरोध किया और उसी हिंदुत्व की विचारधारा का गुणगान कर रहे हैं लालजी निर्मल जी यहाँ पर बैठ के। तो आप अम्बेडकर महासभा के अध्यक्ष भी हैं जी। नहीं, मैं जानता हूँ, अच्छा है, इनको जो मिला है, वो हमने देखा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आरएसएस की विचारधारा का जीवन भर उन्होंने विरोध किया और आप उसी विचारधारा की गोद में जाकर बैठ गए। मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय किसी को जाएगा तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जाएगा। हमने बसपा के साथ मिलकर गठबंधन करके उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। हमने जगमोहन जी को
हमने मीरा कुमार जी को, हमने सुशील कुमार शिंदे जी को, हमने अरे क्यों झूठ परोस रहे हो भाई? चन्नी जी को, क्यों झूठ परोस दलितों रहे हो? को, थैंक यू। ओबीसी को, सबसे तमाम शुक्रिया वर्ग के प्रोफेसर लोगों को कविराज आगे जी, बढ़ाने का थैंक काम यू, किया। थैंक यू। हमने लिखा जा बेचने रहा का है। काम नहीं तो ये किया, कांग्रेस हमने प्रोफेसर कविराज जी दलितों के बोलिए। नाम पर थैंक यू। कंपनी बनाकर ओके, थैंक यू। उसका सौदा ओके, करने का काम अब नहीं आप किया। बंद करें, बंद करें, बंद करें, आप दोनों लोग शांत हो जाएं। इन दोनों की आवाज़ें बंद करें। प्रोफेसर कविराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में इस समाज में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या है, उनकी सोच क्या है? सॉरी, एकदम टू द पॉइंट मैं बताना चाह रहा था जी। कि बीजेपी को वोट नहीं उमा देना शंकर चाहता हो गया, दलित हो गया। समाज, क्योंकि दलित समाज बहुत उत्पीड़ित हुआ है अपने सामाजिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी, राजनीतिक सहभागिता पर भी, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भी कहीं दलितों का वो रोल नहीं रहा है जिसका दावा बीजेपी वोट लेने के लिए करती है। निर्मल जी जो भी कह लें, उनको आदत है भाजपा भाषा बोलने की कि बौद्धिक अयासी टाइप चीज, आंदोलनजीवी टाइप चीज, ये लोग यही इजाद करते हैं नया नया शब्द। प्रोफेसर साहब, जब मैंने इस बात बीजेपी पर ज्वाइन आपत्ति नहीं की की थी निर्मल जी, तो वही थे। हाँ, मैंने आपत्ति की। सही है, हम लोग को भी आपत्ति आवश्यक है, और हम लोग को भी आपत्ति आवश्यक है। हम लोग भी यहाँ बैठे हैं ब्रजेश जी, आपने आपत्ति किया, बहुत बढ़िया लगा, लेकिन हम लोग को भी दुख हुआ इस चीज़ का कि वो आदमी उसी वर्ग से आता है और बौद्धिक अयासी का नाम देता है, तो पाला बदलने का ये प्रभाव है। लेकिन ये है कि इस इलेक्शन में मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी किसी ऑप्शन के रूप में है। भले दलित समाज को, समाजवादी पार्टी को जाना पड़े, कांग्रेस को जाना पड़े, वो कहीं जाएगी, लेकिन बीजेपी को बहुत कम वोटिंग करेगी दलित समाज की। चुनौती है समाजवादी पार्टी ने दलितों के एक लिए सेकंड किया बैक साइड क्या? रुक जाएं आप। आप बताइए, मैंने नहीं आरक्षण का बोलने बिल फाड़ दिया। दिया, आप गलत कर रहे हैं। आरक्षण का बिल फाड़ दिया, प्रोफेसर कविराज, इंटरप्शन प्लीज। प्रोफेसर साहब आप बोलें, इंटरप्शन हो रहा था, मैंने रोक दिया। यस, गो अहेड। जी, मैं कह रहा था जी, थैंक यू। जब सामने दो दुश्मन खड़े हों और बड़ा दुश्मन है, छोटा दुश्मन है, तो वो प्रेफर करते हैं हम छोटे दुश्मन के साथ मिलें। बीजेपी सामाजिक स्तर पे कभी भी दलितों का हितकर नहीं रही है, वह उसका सोच मनुवादी है, वह दलितों के साथ लेकर दलितों बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कालीचरण जी, डॉक्टर साहब, और ये हो सकता है। डॉक्टर कालीचरण जी, आपका मत क्या है? पूरे पैनल की बात सुनने के बाद अब आपका दृष्टिकोण क्या है? क्या प्रोफेसर कविराज जी की बात से सहमत हैं? सिर्फ डॉक्टर कालीचरण जी बोलेंगे। जी बोले। देखिए, मेरे साथी प्रोफेसर कविराज जी ने जो बात कही है उससे असहमत होने का सवाल ही नहीं है। दरअसल में देखिए, बिल्कुल सही कहा है कि भाजपा और आरएसएस की सोच मनुवादी रही है, दलितों को ऊपर नहीं उठने। अभी इनका कौशल विकास जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या है? ये वर्ण व्यवस्था को ज्यों का त्यों स्थापित करना है। अभी इनके जो हो रहा है इसमें एक इनका अंदरूनी एक हुआ है कि जाकर के जो जिस जाति का है उसी का कौशल प्रमाण पत्र दिया जाए। ये जानबूझ करके वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को कायम करने का षड्यंत्र है। मैं कौशल विकास का विरोध करता हूँ। इनके यहाँ कहा जा रहा है वही सर्टिफिकेट दिए जाए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दलित है। आप हमारे उत्तर प्रदेश के ढांचे को देख लीजिए। ढांचा तो देख पार्लियामेंट में हमने भागीदारी है, हमने विधानसभा में भागीदारी की है। हम ये कह रहे हैं, हमने गरीब दलितों को उठाने का काम किया है, दलितों का विश्वास उठ चुका है, कोलों को उठाया है। ना कांग्रेस में विश्वास है और ना इसमें है। हाँ, ये सही बात है, इस समय सपा का नेतृत्व ठीक चल रहा है। सपा अपनी गलतियों से सीख रही है। दलित वोट क्यों देगा? देखिए, क्यों देगा? सपा जो है अपनी गलतियों से सीख रही है, गलतियों से सीख रही है। बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और बाबा साहब के साथ लगने की कोशिश कर रही है। यद्यपि लेकिन आप कालीचरण जी खड़ी होने की कालीचरण जी, एक सेकंड रुकिएगा। कालीचरण जी, बीएसपी और कालीचरण जी, मुझसे एक सवाल लीजिए आप। कालीचरण जी, आप निर्मल जी की बातों से क्यों असहमत हैं? आपको क्या लगता है कि निर्मल जी ने क्या गलत तथ्य रखे? देखिए, आदरणीय निर्मल जी हमारे बड़े भाई की तरह हैं, वो हमारे साथी हैं, बौद्धिक साथी हैं, लेकिन पर वो तो आपको बौद्धिक अयासी अभी शब्द इस्तेमाल किया, उनकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। लेकिन ये सही बात है कि भाजपा में और आरएसएस में दलितों को वो सम्मान नहीं मिल सकता। बनाने को तो राष्ट्रपति निर्मल जी को तो सम्मान दिया ना, बनाने को तो राष्ट्रपति भी बनाया है, लेकिन राष्ट्रपति के पद का सम्मान रखना ये जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति जाकर के तीर्थ स्थलों पर जाकर के धक्का खा रहे हैं, परेशानी पैदा उनको हो रही है, तो क्या करें? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं और बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि
एक बेहतर सामाजिक और राजनीतिक विमर्श पर आप सब ने अपने अपने बहुमूल्य विचार रखे। बहनों भाइयों, आप सबका ही बहुत शुक्रिया कि इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आप सब सम्मिलित हुए और सबके विचारों को आपने सुना। धन्यवाद, नमस्कार।